उदास नस्लें अब्दुल्ला हुसैनी का नावल है। हर अदीब और शायर अपनी हम असर नस्ल के लिए लिखता है। यूं कभी नहीं हुआ कि कोई अदीब कलम उठाए और कहे कि अब मैं आने वाली नस्लों के लिए खातिर अदब तख्लीक करता हूँ, वगैरह वगैरह। हाँ, अगर एक के बाद दूसरी नस्ल भी इसके अदब को उस शौक से पढ़ते हैं और उसके साथ अपने को उस कदर मुंसलिक व मरबूत महसूस करते हैं, तो ये बात अदीब के लिए गोया बोनस के तौर पर होती है और उससे उसे वो के आखिरी कलम मजदूरी होता है इतनी ही खुशी हासिल होती है जितनी कि किसी भी मेहनत कश को ईद के मौके पर एक माह के जायद तनख्वाह के मिलने की होती है और उस पर शुक्र गुजारी होता है। गो कि ये कोई आतिया नहीं बल्कि उसका अपना हक है। आइए पूरे नावल शुरू। ब्रिटिश इंडिया एशले के नाम से शुरू हुआ है। आइए पढ़ते हैं। सारा गांव मुश्किल से 100 घरों पर मुश्तमिल था। इस गांव का नाम रोशनपुर था। ये रास्ते से हटकर वाक़े था। कोई डाची या पक्की सड़क कभी यहाँ तक नहीं आती थी और इसके देहात में आमद और रफ्त का सिलसिला इक्को और तांगों या पैदल चलकर तय होता था। छोटी टूटी फूटी टेढ़ी मेढ़ी पगडंडियां थीं जो कसरत से एक दूसरे को काटती थी। अक्सर औकात ऐसा होता कि अजनबी गांव में पहुंचकर परेशानी उठाने पड़ते थे, मगर ये रोज की बात थी और गांव वालों को ऐसे मुसाफिर के साथ खन्ना पेशानी से पेश आने की आदत सी हो गई थी। बाज औकात उन लोगों को पहरों पहर सताने के लिए घाट पर बचाने के लिए और पीने के लिए पानी भी नहीं मिलता। पगडंडी पर सारा दिन सूरज चमका करता। धूप की मारी हुई वह बड़ी मस्कीन और साफ सुथरी लेटी रहती, मगर उनकी कमीनगी उस वक्त जाहिर होती जब कोई सवारी उसके ऊपर से गुजरती। तब वह पगडंडी को गर्दो गुबार का एक तूफान उठाती जो फिजा में देर तक मंडलाता रहता और दूर नजदीक जो भी इंसान, हैवान या शजर उसके जिद में आता, यकसा सबके दिल आवाजारी का सबब बनता। किसान मुसाफिरों के गलत रास्ते पर डाल देता और गर्दा उड़ा उड़ा कर आसपास के जानदारों को तंग करना इन पगडंडियों के पास अपनी बदहाली पर खामोश एहतजाज करने के दो मुआसिर तरीके थे। रोशनपुर जाने के लिए आपको रानीकोट के छोटे से कस्बाई स्टेशन पर उतरकर ऐसे ही रास्तों पर मगरिब की सिमत दूर तक चलना पड़ता था। रास्ते में आपको कुत्ते मिलते। ये ऐसे ही मामूली आवारा कुत्ते थे जो हर गांव में होते हैं और गांव वालों के राय या ख्वाहिश के बगैर ही अपने ऊपर सारे गांव की हिफाजत और देखभाल का जिम्मेदारी ले लेते हैं। ये कुत्तन उमूमन करीब से गुजरने वाले मुसाफिर को बैरूनी मोहल्ला आवारा गांव की सलामती के लिए सख्त खतरे का बाइस समझाते। अपने खदशात का ऐलान ऊंची आवाज में भौंक भौंक कर करते और इस तरह से मुखातब का इजहार करते हुए अगले गांव तक ताक़ुब जारी रखते, जहां आपको अपने जैसे ही मामूली और शकीयुल मिजाज कुत्तों के हवाले करके ये शैतान वापस लौटते। कमजोर दिल व दिमाग रखने वाले मुसाफिर अक्सर तैश में आकर रुक जाते, उन्हें कोसते, पत्थर उठाकर मारते, पीछे भागते, तरह तरह की हरकतों से सख्त नाराजगी का इजहार करते। लेकिन तबा सलीम के मालिक लोग कुत्तों को निस्बत अपने वकार और बरतर हैसियत को ज्यादा अहमियत देते और दूर गुजर करके निकल जाते। इस तरह से 14 कोस की लंबी मुसाफत के बाद
गिरदमा आटे और उकताए हुए थक हार कर आप रोशनपुर पहुंचते। ये गांव नहर के किनारे आबाद था। नहर का पानी यहाँ की जमीनों को सैराब करता था। इलाकाई तौर पर इस गांव की हैसियत कम अज कम राय आम्मा के लिहाज से गैर मुसल्लम थी। एक गिरोह जिसका सरबराह गांव का सबसे उमर रसीद किसान अहमद दीन था, मदई था कि गांव सोबा दिल्ली में, और दूसरे गिरोह जो सिख किसान हरनाम सिंह की सरबराही में था, दावा करता था कि गांव सूबे पंजाब में वाक़े है। इस बात पर अक्सर चौपाल में मुनाजरे हुआ करते थे। बहरहाल ये अम्र मुसल्लम था कि गांव हर वो सूबा जात की मुश्तरका सरहद पर किसी जगह वाक़े था। इस गांव की तहजीब भी उसी दुआई का नमूना थी जो सिख कौम के अफराद यहाँ आबाद थे। वह पंजाब के सिख किसानों की तरह पहुँचते, खाते और पंजाबी जबान की गुफ्तगू करते। हिंदू और मुसलमान तबका यूपी के किसान के मुआशरत का रुदात था। उसके बावजूद गांव से 250 अफराद बड़े अमनो सलाह हुई के साथ अपने अपने तौर पर अपनी अपनी जिंदगियां बसर कर रहे थे। रोशनपुर की तारीख मुख्तसर और रुमानी थी। उसे आबाद हुए निस्फ सदी से चंद साल ऊपर का अरसा हुआ था। इस लिहाज से वो इस इलाके का सबसे कम उम्र गांव था। यहाँ अभी उस नस्ल की भी कोई अफराद बाकायदे हयात थे जिसने पहले आकर ये गांव आबाद किया था। जिस वक्त का हम जिक्र कर रहे हैं, मैं उस वक्त दूसरी और तीसरी नस्ल उसकी जमीनों की काश्त कर रहे थे। तारीख का सबसे मुस्तनद जरिया बहरहाल बूढ़ा किसान अहमद दीन था, जो आयन जवानी में यहाँ आकर बसा था और चंद कुंबों में से था जिन्होंने गैर आबाद जमीन में रोशनपुर गांव को आबाद किया था। तारीख की कहानी उस तरह बयान करता था। जब सन 57 का गदर मचा तो नवाब रोशन अली खान जिला हतक के कलेक्टर के दफ्तर में मामूली अहलकार थे। जाहिर है उस वक्त वो नवाब नहीं रहे होंगे। मिडिल तक तालीम याफ्ता थे। अपनी शराफत की वजह से दोस्त व अहबाब और गली कूचे में कदर मंजिलत की निगाहों से देखे जाते थे। उस जमाने में वो अपनी वालदा, अपनी नई ब्याहता बीवी के साथ शहर के एक पुराने हिस्से में रहते थे। जिस रोज शहर में बगावत की आग भड़की, हिंदुस्तान सिपाही अंग्रेज अफसरों के खिलाफ हथियार लेकर उठ खड़े हुए, उस रोज शहर के अवाम में भी खौफ व हरास का साथ साथ गमो गुस्सा की लहर दौड़ गई। कई जगह लोग गली मोहल्लों में इकट्ठे होकर छावनी से आने वाले खबरों पर कान लगाए बैठे थे। गोया ये समझना गलती होगी कि वो सब के सब अंग्रेजों के जानी दुश्मन थे। रात पड़े तो सब शहर अपने अपने मकानों में बंद होकर बैठ गए। शाम के करीब रोशन अली खान ने अपने एक अलील दोस्त से, जिसकी मिजाज पुरसी के खातिर वो उसके यहाँ तशरीफ ले गए थे, इजाजत हासिल की और घर लौटे। अपनी गली से पिछली गली के अंदर दाखिल होते थे कि चंद कदम आगे एक भागते हुए शख्स पर नजर पड़ी। देखते देखते वो साया लड़खड़ा कर गिरा और साकिन हो गया। उन्हें तशवीश हुआ, तेजी से बढ़कर उस पर झुके, लेकिन अंधेरे की वजह से कुछ पहचान न पाए। फिर आवाजें दी, टटोला, नाक के आगे हाथ रखकर सांस की,
روانی کو محسوس کیا، صرف اتنا جان پایا کہ کوئی مصیبت کا مارا غش کھا کر گر گیا ہے۔ بغیر سوچے سمجھے اٹھا کر کندھے پر لادا اور چل پڑا۔ مضبوط آدمی تھے، ایک گلی آسانی سے چل کر پار کر لی، پر بے ہوش آدمی وزن دار ہوتا ہے۔ ایک جگہ جو کندھا بدلے کوڑ کے تو کوئی سخت سی شے محسوس ہوئی۔ ٹٹول کر دیکھا تو اس شخص کے کمر کے ساتھ بندھا ہوا کمانچہ تھا، ساتھ ہی ان کا ہاتھ خون سے لتھڑ گیا۔ وہ زخمی بھی تھا، اس کا ماتھا ٹکا، لیکن اسے اٹھائے ہوئے چلتے رہے۔ گھر پہنچ کر جو چراغ کی روشنی میں دیکھا تو یک لخت سر پر پڑ گئے۔ ان کے سامنے سنہری بالوں والا ایک انگریز پڑا تھا جو ہندوستانی دکانداروں کے لباس میں تھا۔ اس کا چہرہ بے حد زرد اور سانسیں مدھم تھا۔ انہوں نے دوڑ کر دروازہ بند کیا اور اسے ہوش میں لانے کی تدبیر کرنے لگا۔ سب سے پہلے عورتوں کو پردے میں کر کے اس کا لباس تبدیل کیا اور ٹانگ کے زخم پر جو تیز دھار آنے سے لگ گیا تھا پٹی باندھ دی۔ پھر اپنے حال کو بلایا، اپنی ماں کو بلایا۔ پہلے اس نے یک بی بی نے مریض کے فرنگی ہونے کی زور سے اس کی نزدیک آنے سے انکار کر دیا، مگر پھر روشن علی خان کے اور اس کی بیوی کے جو اس خوبصورت جوان کی کمرسی کی حالت میں دیکھ کر کافی غم زدہ تھی۔ منت و سماجت کرنے سے ان کی دیکھ بھال کرنے پر آمادہ ہوئی۔ اس کے وفات سے خاندان میں یہ پیشن ختم ہو چکا تھا، پر اس واسطے سے مرحوم کی بیوی کو، جو مرحوم سے زیادہ طویل عمر ثابت ہوئی، کسی حد تک حکومت میں داخل تھا۔ بہرحال اس سفید فام مریض کے سلسلے میں اس کو ان لوگوں سے جو کچھ ہو سکا انہوں نے کیا۔ یکایک گلی میں شور اٹھا اور چند لمحوں کے اندر شور قیامت میں معلوم ہونے لگا۔ پھر روشن علی خان کے کمرے کا دروازہ دھڑدھڑا پھوٹا جانے لگا۔ گھر کے مالک نے کھڑکی سے جھانک کر دیکھا تو ہندوستانی سپاہیوں کی ننگی تلوار اور جھیوں کی پھل مشغول کی روشنی میں چمکتے نظر آئے۔ گلی میں ہر طرف ہاہاکار مچی ہوئی تھی، سر ہی سر نظر آتے تھے۔ تھوڑی دیر تک اندر سے کوئی جواب نہ ملا تو باغیوں نے دروازہ توڑنے کا فیصلہ کیا۔ اول تو محلے کے لوگ گھروں میں دب کے بیٹھے رہے کہ جانے کس کی موت آئی ہے۔ پھر جب بات کھل گئی کہ اس غیظ و غضب کا رخ محض روشن علی خان کے گھر کی جانب ہے تو چند سربراہ بکے بکائے نکلے اور کسی نہ کسی طور پر اس دروازے تک پہنچے جس کے توڑنے جانے کی تجویز ہو رہی تھی۔ وہاں پر انہیں جو بتایا گیا کہ وہ تھا کرنل جونز چھاؤنی کے کمانڈنگ آفیسر، بھیس بدل کر گھیرے میں سے بچ نکلے اور دلی پہنچنا چاہتے ہیں۔ راستے میں چند سپاہیوں سے ان کی مڈ بھیڑ بھی ہوئی، لیکن وہ ان میں سے 3 کو موت کی نیند سلا کر خود تلوار کا زخم کھا کر نکل آئے ہیں۔ اب ان کے خون کی لکیریں اس دروازے میں داخل ہوتی ہیں، انہیں ہمارے حوالے کیا جائے، ورنہ دروازہ توڑ کر گھر کے مکینوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے۔ محلے کے سربراہوں نے، وہ خود فرزدہ تھے، ہر قسم کی مدد کرنے کو وعدہ کیا اور باغیوں کے غصے کو کافی الوقت ٹھنڈا کر کے کسی نہ کسی راستے سے مکان میں داخل ہوئے۔ اب ہر ایک سربراہ اپنی اپنی پگڑی اتار کر روشن علی خان کے پیروں پر رکھ رہا ہے، منتیں کر رہا ہے، دھمکیاں اور گھریاں دے رہا ہے۔ پر ہمت کا دھنی روشن علی نے اپنے اٹل فیصلے پر
قائم ہے کہ جان جاتی ہے تو